नमस्कार, मैं अनुज तिवारी आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आपके इस नए सेशन के सीरीज़ में। देखिए, अभी जो हम लोगों ने एक नया आपके लिए प्लान करने की कोशिश की है, ये हम लोगों का प्लानिंग है कि ओवरऑल जो आपका जीएस वाला सेक्शन है, उस पूरे जीएस के सेक्शन को हम थ्योरेटिकल कवर करने की कोशिश करेंगे। ऐसा इसलिए प्लान किया गया है, जिससे कि जो नए बच्चे शामिल हो रहे हैं एक दिवसीय परीक्षा में या एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी करना प्रारंभ किए हैं, उनके लिए जो जीएस वाला सेगमेंट है वो कैसे कवर हो, उस पर हम और हमारी टीम काम करना प्रारंभ की है। इसके लिए हम लोगों ने एक जीएस फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है और इस जीएस फाउंडेशन बैच में आपको एकदम बेसिक से वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। यहाँ पर सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाएगा बल्कि उन प्रश्नों को भी आपके साथ साझा किया जाएगा, कराया जाएगा, जिससे कि आप उन प्रश्नों को देख करके समझ पाएँ और जान पाएँ कि हाँ, हमारे पढ़ने की दिशा और दशा सही है। ऐसे में होता क्या है, कई बार हम पढ़ के तो निकलते हैं बट समझ में नहीं आता कि यार ये वाला टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं क्या यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम उन प्रश्नों को भी आपके साथ साझा करेंगे। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम पर मान के चलिए कि मनोज सर आपके साथ पॉलिटिकल साइंस को साझा किए हैं। एक बार मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग कर दूं, हालांकि ये पूरी ब्रीफिंग हमारे यहाँ एप्लीकेशन पे जो शेड्यूल का सेक्शन लगा हुआ है, मैं एक बार आपको विजिट करा दूंगा एप्लीकेशन पे जाकर के। तो उस एप्लीकेशन पे शेड्यूल में आप जाएंगे तो वहां पर इस पूरे बैच का आपको लेखा जोखा मिल जाएगा। शेड्यूलिंग आपको मिल जाएगी, कितने घंटे की हिस्ट्री होगी, कितने घंटे का जीएस होगा, कितने घंटे की पॉलिटी होगी, कितने घंटे की आपकी इकोनॉमी जाएगी, ये सब आपको मिल जाएगा। कितने दिन में क्या होगा, पूरा लेखा जोखा आपके सामने हम प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे और वो कर देंगे। फिर भी चलिए थोड़ा सा मैं आपका समय लेना चाहूंगा यहाँ पर, और अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करने वाले हैं ये आपको पता होना चाहिए, और अगर ये आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर हम बात करते हैं जीएस की, ठीक है, जीएस में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, तो जीएस में एक आपका है हिस्ट्री, दूसरा है आपका जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट। ठीक है, ये बेसिक हैं आपके वनडे एग्जाम्स के लिए। अब आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, इतने आपको जीएस पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बियॉन्ड हमें क्या पढ़ना होता है, तो इसके बियॉन्ड हमें पढ़ना होता है, एक हमारा टॉपिक है मैथ, दूसरा हमारा एक सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग, तीसरा एक सब्जेक्ट है हमारा वो है हिंदी, और एक और आता है वो है इंग्लिश। इन दोनों में कोई हमें एक पढ़ना होगा जो हमारे एग्जाम की रिक्वायरमेंट होगी या डिमांड होगी। क्लियर हो गया ना। अभी हम बात करते हैं इस वाले सेगमेंट में कि इन सेगमेंट्स में हमें क्या करना है। देखिए, ये पूरा जो आपका बैच है, मान के चलिए कि कम से कम 5 से 6 माह का होगा। ये 5 से 6 माह जीएस का होगा, जब हम आपको पर डे एक लेक्चर डेली देंगे। डेली एक लेक्चर आपको मिलेगा, तो मान के चलिए कि 5 से 6 महीने आपको लग जाएंगे, जिसमें से हिस्ट्री की कितनी क्लासेस आपकी होंगी, हिस्ट्री की मैं बात करूं तो एट लीस्ट 45 क्लासेस होंगी। ठीक है, वहीं पर अगर मैं जियोग्राफी की बात करूं तो जियोग्राफी भी लगभग 35 क्लास होगी। ठीक, पॉलिटिकल साइंस लगभग 25 से 30 क्लास होगी, इकोनॉमी आपका 20 से 25 क्लास होगा, वहीं पर साइंस भी आपका 20 से 25 क्लास होगा, और इन्वायरमेंट आपका 15 से 18 क्लास होगा। ठीक है, ये इतनी क्लासेस हैं, तो मान के चलिए कि लगातार अगर हम पढ़ेंगे तो 6 महीने हमको लग जाएंगे इस पूरे जीएस को कवर करने में। एक बात का मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर आपने इस पूरे 6 महीने सिर्फ जीएस को पढ़ लिए, नोट्स आपने बना के रख लिया, अब किसी भी वनडे एग्जाम आप देने के लिए तैयार हैं, जीएस में नहीं सोचना होगा आपको। सिर्फ 1 घंटा पर डे कहीं भी आप पढ़ें, और इनके साथ ही में हम आपको को प्रश्न भी दिखाकर चलेंगे, लेकर के चलेंगे। टेलीग्राम पे भी आपको क्विज मिल जाएगा, एप्लीकेशंस पे भी मिल जाएगा,
जो क्वेश्चंस हम यहाँ आपको प्रैक्टिस करवाएंगे टॉपिक के खत्म होने के बाद में, वही आपको माइक्रो या मिनी टेस्ट के मूड में हमारे एप्लीकेशन पे जो टेस्ट सीरीज है, फ्री टेस्ट सीरीज है, वहां पर आपको मिलेगा। आप आराम से वहां पे जाकर के कर सकते हैं। हर एक टॉपिक से 10-15 क्वेश्चंस होंगे जो बहुत आसान होंगे, जो लगातार पूछे गए। हम प्रश्न भी अभी आपके साथ साझा करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको ब्रीफिंग कर दी है। मान के चलिए 5 से 6 महीने का टाइम लगेगा, ठीक है। हम सिर्फ 3 फैकल्टी आपको पूरा जीएस पढ़ाएंगे, मैं, मनोज सर और आईडी सर या इंद्रदेव सर। सिर्फ यही 3 फैकल्टी हमारे पास जीएस के लिए सफिशिएंट है। इसके सिवा हमें किसी और को पढ़ाने की, लाने की आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ 3 टीचर पर्याप्त है। आप पढ़ेंगे तो आपको भरोसा होगा, जिसमें से कोशिश होगी कि यहाँ पे जो भी आपके अच्छे फैकल्टीज हैं उन्हें हम जरूर आपके साथ साझा करेंगे। क्लियर है? तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये क्लास उनके लिए है जो बिल्कुल नए सिरे से पढ़ रहे हैं। अदरवाइज आप क्लास को फास्ट ट्रैक देखेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। क्लियर? आज हम जिस सब्जेक्ट पे अभी बात करने वाले हैं वो है हमारा इकोनॉमी का। मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा? मैं आपको इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, ठीक है, और मैं आपको इन्वायरमेंट पढ़ाऊंगा। कौन सा फैकल्टी आपको क्या पढ़ाएगा ये भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। सो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इकोनॉमी की आपसे थोड़ी सी बात करते हैं या अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, ठीक है, तो हमें एक चीज जानना जरूरी है कि अर्थव्यवस्था से प्रश्न कितने आते हैं, ठीक है। लगभग हर सेगमेंट से कॉमन प्रश्न आते हैं। अगर आपके यहाँ 25 प्रश्न आने वाले हैं तो उनमें से 5 प्रश्न आप अलग कर दीजिए करंट अफेयर के लिए, बाकी जो आपके 5 से 6 सेगमेंट्स बचते हैं उनसे लगभग बराबर प्रश्न आते हैं। और हर एक टॉपिक से एक आध प्रश्न को उठाया जाता है, ज्यादा नहीं उठाया जाता। और उन प्रश्नों की जो प्रकृति है वो बहुत कठिन नहीं होती, फैक्चुअल होती है, आसान होती है। अगर आपको विषय की समझ है तो आराम से आप उन प्रश्नों को कर ले जाएंगे। उनकी प्रकृति आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझ की जरूरत है। चूंकि वनडे एग्जाम में हमारा ज्यादा फोकस मैथ और रीजनिंग पे होता है, इसलिए हम जीएस के साथ में उतने सहज नहीं हो पाते और जीएस हमारा लगभग खराब होने लगता है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, एक बार हमने डेप्थ में पढ़ लिया, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा उन प्रश्नों की ओर एक बार रुख कराने की कोशिश करूंगा जहां से प्रश्न पूछे गए हैं। अगर मैं अभी बताना शुरू करूंगा तो आप यही कहेंगे कि यार ऐसे प्रश्न कहाँ आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपको प्रश्न सीधा दिखाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश बाद में करूंगा, ठीक है। तो चलिए पहले उन प्रश्नों को ही हम लोग एक बार देख लेते हैं कि वो कौन कौन से प्रश्न हैं। ये आपको इजिली दिख रहा होगा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। अगर ये वाला आपको आराम से दिख रहा है तो आप थोड़ा सा गौर करेंगे किस चीज को, इनके प्रश्नों को। और ये प्रश्न कैसे हैं? पूरे के पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न हैं। यहाँ पर मैंने अपने एंड से कोई भी आपको लाने या दिखाने की कोशिश नहीं की है। ये मेरे पास पड़ा हुआ था, रखा हुआ था, तो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मैं बस दिखाना चाहता हूँ कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। ये बुकलेट आपका यूपीएसआई का है, चूंकि यूपीएसआई और एसएससी ये 2 एग्जाम है जहां पर प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छा है जीएस का, इसीलिए हम उन सबसे अच्छे लेवल के प्रश्नों को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, जो आपका एक प्रश्न है मोटा मोटा, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग को लेकर के प्रश्न दिया हुआ है। वहीं पर अगर मैं दूसरे प्रश्न की बात करूं तो ये इन्फ्लेशन या मुद्रा स्फीति की बात करता है। तो हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है? पहला टॉपिक हमारा निकल के आया कि हमें बेसिक पढ़ना है, दूसरा निकल के आया कि हमें इन्फ्लेशन पढ़ना है, तीसरा प्रश्न इन्होंने क्या पूछा है आपसे? तो तीसरा प्रश्न इन्होंने पूछा है कि संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता और उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करना, इन दोनों को संतुलित करने का को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछ रहे हैं। ये भी आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपसे पॉलिसी को पूछा है। कौन सी पॉलिसी है? ट्रेड पॉलिसी है। और जब आप ट्रेड पॉलिसी पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें कहा जाता है बीओपी, भुगतान संतुलन। हम भुगतान संतुलन में अपने व्यापार नीति को पढ़ते हैं। तो मतलब मान के चलिए कि हमें अपना बीओपी भुगतान संतुलन पढ़ना है। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये आपका माइक्रो इरिगेशन के से रिलेटेड है, मतलब ये आपका जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है, इकोनॉमी में कैसा, फाइनेंशियल वाला, वहां से प्रश्न पूछे गए हैं। क्लियर है? आगे भी हम लोग देखते हैं। छठा प्रश्न क्या हमारा कह रहा है? यहाँ पर एक समावेशी इंटरनेट सूचकांक पूछा गया है जो करंट ओरिएंटेड है। मतलब इकोनॉमी चूंकि करंट ओरिएंटेड है तो यहाँ पर हमसे करंट के भी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का एक संकेतक है? हालांकि हम जब अपना पढ़ेंगे पूरा का पूरा अन्य कौन कौन से संकेतक
पूछे जाते हैं, कौन कौन से इंडेक्स जारी किया जाता है, मिसलेनियस वाला, वहां पे ये चीज हम पढ़ के चलेंगे। जो विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठन है वहां से ये प्रश्न पूछे गए हैं आपसे। प्रश्न संख्या 8 पे आप देखेंगे तो फिर से यहाँ पे क्या पूछा गया है, मोर और लेस देन, यहाँ पे भी आपका विनिमय से पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पूछा क्या गया है, फेमा पूछा गया है। इसी के साथ में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कॉमन एक्ट आपका पूछा गया है, जो सेबी वाला कहलाता है। इन्हीं के साथ में फिर आप देखेंगे कि एक हमसे पूछा गया एफसीपीए। तो ये सारे जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये कहाँ पर आते हैं, हमारे ट्रेड में आते हैं। चूंकि आपको याद होगा कि 1991 में हमारे यहाँ पहली बार वित्तीय संकट आया था, और उस वित्तीय संकट का कारण क्या था, फेरा था, FERA, फेरा। उसी फेरा को चेंज करके हम लोग किसको लेकर आए थे, फेमा को लेकर के आए थे, इसीलिए ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ये प्रश्न हम पढ़ेंगे। अच्छा देखिएगा, जब आप नहीं पढ़ रहे होते ना तो आपको लगता है अरे यार ये कहाँ से प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे सखा बहुत आसान है। एक बार आप इकोनॉमी मेरे साथ पढ़ेंगे ना तो यकीन मानिए कि कसम से मैं बोल रहा हूँ, प्रॉमिस करिए, सिर्फ मुझे आप अपने लाइफ के 25 से 30 घंटे दे दीजिए, बस सिर्फ 25-30 घंटे। इस 25 से 30 घंटे में कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। एक दिन में आप रील्स देखते हैं उसे मत देखिए, बस एक दिन आप मुझे अपना दे दीजिए और उन टॉपिक्स को एक बार आप देख लीजिए। यकीन मानिए पूरी लाइफ आपको इकोनॉमी में प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात का मैं भरोसा दिलाता हूँ, गारंटी दिलाता हूँ। आप 30 दिन मेरे साथ बिताइए, 31 डेज पे आप मेरे से बात करिएगा कि सर ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आ रहा। न्यूज़पेपर का आर्थिकी सबसे पहले आप खोलेंगे, ऐसा मैं दावा करता हूं आपके साथ। क्लियर है? उसके बाद में क्या पूछा है कि एक आपसे प्रश्न पूछा है कि भारत में कोई व्यक्ति संबंध वित्तीय वर्ष में दिनों में या उससे अधिक दिनों में भारत में रहता है, रहती तो निवासी माना जाएगा। ये भी आपका ड्यूरिंग को लेकर के है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रश्न पूछा हुआ है, ये आपका स्कीम से प्रश्न पूछा हुआ है। देन नीचे अगर आप देखेंगे तो कौन सा एक क्षेत्रक प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी है या फिर क्वार्टनरी है। लगभग आप देखेंगे ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है। जब बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं वहीं पे हमारा प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है, टर्सरी मार्केट है, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर है, सब आते हैं। हम डेवलपिंग इकोनॉमी है कि डेवलप्ड इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी, कैसे इकोनॉमी है, हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है कि हम मिश्रित अर्थव्यवस्था है कि हम समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ये कैसे पता चलता है, बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्लास से ही हमें पता चलेगा। अगले पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सर्विसेज को लेकर के पूछा गया है, फिर यहाँ पे आपको खाद्य फूड प्रोसेसिंग को लेकर पूछा गया है। देन नीचे आप देखेंगे तो हरित क्रांति, एग्रीकल्चर को लेकर प्रश्न पूछे गए हैं। कौन सा एक फ्री ट्रेड का अनुलाभ होगा, यहाँ से आपको फ्री ट्रेड, तो फिर वही आपकी ट्रेड पॉलिसी आ जाती है। अगले प्रश्नों पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका एफडीआई पूछा हुआ है। एफडीआई भी आपका सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड है। जब हम इन्वेस्टमेंट वाला सेगमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे आता है एफडीआई है, एफपीआई है, एफआईआईज है, क्यूएफआईआईज है, ये हम पढ़ते हैं। आखिर क्यों किसी देश के लिए निवेश इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, आखिर क्यों हर देश अपने यहाँ पर एफडीआई लाने की कोशिश कर रही है, आखिर क्यों हर देश एफडीआई को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। सबसे ज्यादा हम सिंगापुर और मॉरिशस रूट से क्यों लाने की कोशिश करते हैं, या फिर हमारे यहाँ सबसे ज्यादा एफडीआई और एफपीआई सिंगापुर और मॉरिशस रूट से ही क्यों आते हैं, ये सब प्रश्न हमसे पूछे गए हैं और हमें इसके जवाब देने होते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को नियंत्रित कौन करता है, मतलब हमारे यहाँ पे एफडीआई को कंट्रोल कौन करता है, ये प्रश्न पूछे गए हैं। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे नाबार्ड बैंक आपसे पूछा गया, मतलब बैंकिंग है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक पूछा गया, मतलब ये एग्जिम बैंक पूछा गया है। यहाँ पे एक टैक्सेशन पूछा गया है, आरबीआई पूछे गए हैं। यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पूछा गया है, जो कि पीवी नरसिम्हा राव साहब की सरकार में 1991 में हमने अपनाया था। मैंने आपसे कहा था भाई कि 1991 में जब हमारे यहाँ वित्तीय संकट छाए तो वित्तीय संकट छाने के बाद में हमने क्या किया, हमने अपनी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किया और उन आर्थिक नीतियों में परिवर्तन करने के परिणाम स्वरूप हमने अपनी पॉलिसीज चेंज की और जहां पर हम क्लोज्ड इकोनॉमी ओवरऑल हुआ करते थे मोर और लेस देन, हमने अपनी इकोनॉमी को चेंज किया और हम ओपन इकोनॉमी हो गए। इसी के साथ ही में हम एलपीजी मॉडल को एक्सेप्ट किए, जिससे हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण कहते हैं। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे वहां पे, वहां से प्रश्न पूछा गया है। आरबीआई हो गया, ग्रामीण बैंक हो गया। सबसे खास मैं आपको बात बता दूं, ग्रामीण बैंक में अभी चेंजेस किए गए हैं। जैसे
आपने आरआरबी का नाम सुना होगा। अभी रिसेंटली में आरआरबी को एक बार रिकॉन्स्ट्रक्ट करने की बात कही गई है, जिसमें ये कहा गया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अंतर्गत हम सारे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उसी के अंडर में मर्ज करने की कोशिश करेंगे। उसमें 2-3 बैंक है, एक आपका प्रथमा बैंक है जिसे आप ग्रामीण बैंक के नाम से जानते हैं, एक आपका आर्यावर्त बैंक है और दूसरा आपका ये बैंक है आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इन तीनों का विलय किया जाएगा और इन तीनों को हम सिर्फ एक बैंक के तौर पर जानेंगे और ये किसके अंतर्गत काम करेंगी, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंतर्गत काम करेंगी। पूरे होल पैन इंडिया में अभी तक 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थी, अब इन्हें घटा करके 28 कर दिया जाएगा। ये योजना लाया गया है एक राज्य वन आरआरबी, मतलब अब हर राज्य में सिर्फ एक आरआरबी होंगी और उनका हेडक्वार्टर या उनका मुख्यालय उस राज्य की राजधानी में होगा। तो ये जो करंट वाले चेंजिंग्स हुए हैं ना, ये भी हम वहां पर पढ़ करके चलेंगे। क्लियर है? फिर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपसे पूछा गया समाजवादी साख कैसे कमजोर होते हैं, विनिमय दर प्रणाली आपसे पूछा गया, जो एक्सचेंज रेट है वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पे आप फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आप देखेंगे जिसे आप फेमा बोलते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ फेरा और फेमा, FERA FEMA, 2 से 3 प्रश्न आपको फेमा के नजर आए हैं। ये बहुत ही चुनिंदा टॉपिक्स को पूछ रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे, लगभग मैं आपको अधिकांश चीजें दिखा चुका हूं। ठीक है, तो इतनी चीजें हमने पढ़ा। अब हमको पूरा का पूरा पढ़ना क्या है इकोनॉमी में, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था में पढ़ना क्या है। इकोनॉमिक्स, ठीक है। अर्थव्यवस्था, याद रखिएगा हमें शास्त्र नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, हमें व्यवस्था पढ़ना है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो सबसे मेजर मेजर टॉपिक्स हैं वो एक बार मैं बता देता हूं आपको। एक हमको पढ़ना है बेसिक, बेसिक कॉन्सेप्ट। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन। ठीक, तीसरा टॉपिक हमारा है आरबीआई एंड बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, चौथा टॉपिक है हमारा, तो 3 टॉपिक्स हमारे हो गए, ये एक साथ हम पढ़ के निकलेंगे। अगला टॉपिक है हमारा वो है फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, इसके बाद हमारा आएगा बजट। हालांकि फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत हम 3 टॉपिक्स को पढ़ के चलते हैं, जिसमें से बजट, टैक्स, ये 3 टॉपिक हमारे एक साथ हो जाते हैं। इसके बाद में जो एक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है मनी मार्केट, मनी एंड कैपिटल मार्केट। क्लियर है? तो 7 टॉपिक हो गए। 8वां जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। अगला टॉपिक है हमारा बैलेंस ऑन पेमेंट। अगला जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है पॉवर्टी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। एक टॉपिक और हमारा है वो है ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संगठन। और एक टॉपिक और हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर। और एक टॉपिक मैं लिख दे रहा हूं मिसलेनियर। ठीक है, और एक टॉपिक मैं स्किप कर गया था, क्षमा चाहूंगा, नेशनल इनकम। ठीक है, सो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इन टॉपिक्स को हमें कहाँ पे करना है, हमें पढ़ के आगे बढ़ना है। ठीक है, मैंने लिख दिया है, एक बार आप नोट करना चाहें आप नोट कर लें, या फिर आप इनके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हम लोगों ने इतने टॉपिक्स को पढ़े, ये 14 टॉपिक्स हैं,
इनमें से कुछ टॉपिक छोटे हैं, कुछ टॉपिक बड़े हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि लगभग ये 14 टॉपिक हैं और यकीन मानिए कि ये 30 दिन से ज़्यादा भी जा सकता है, क्योंकि इसके कुछ टॉपिक्स हैं वो थोड़े से बड़े हो सकते हैं, बट हम जरूर अंडरस्टैंडिंग लेकर के चलेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, चूंकि ये फ्रेशर बच्चों के लिए, जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं उनके लिए ये क्लास है, इस बात का आपको ध्यान रखना। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई ना। अब अगर आपको बातें यहां तक समझ में आ गई हैं तो यकीन मानिए कि ये सेशन आपका बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ठीक, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी टॉपिक को लेकर के तो आप हमसे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब टीम आपको जरूर देगी। ये मैंने आपको क्यों पहले दे दिया है, मैंने आपको इसलिए पहले बता दिया है कि आप हमसे कमेंट करके ये ना पूछें सर ये वाला टॉपिक आप पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, सर ये वाला टॉपिक छूटा हुआ है अभी नहीं पढ़ाया गया, तो आप इसी सीक्वेंस में पूरी क्लास को देखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट, इन्फ्लेशन, आरबीआई बैंकिंग सिस्टम, फिस्कल पॉलिसी, बजट, टैक्सेशन, प्राइमरी मार्केट या फिर मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इन्वेस्टमेंट है, बैलेंस ऑन पेमेंट बीओपी है, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एग्रीकल्चर है, कुछ मिसलेनियस है जैसे कुछ रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं, कुछ इंडेक्स वगैरह आते हैं, ये सारी चीजें हम लोग मिसलेनियस में देखेंगे। और एक टॉपिक नेशनल इनकम है, हालांकि ये नेशनल इनकम हम यहीं पर पढ़ेंगे, ऊपर वाले में ही पढ़ लेंगे। जो सबसे ज्यादा आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके बिना प्रश्न नहीं बनते, उनमें से कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो आपका इन्फ्लेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई बैंकिंग सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्सेशन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में आपका इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बीओपी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर और नेशनल इनकम। तो ये जो टॉपिक्स मैंने आपके साथ बोला है 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक टॉपिक ये 9, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में ही, सॉरी कैपिटल मार्केट में ही दो मार्केट आता है, प्राइमरी मार्केट और कैपिटल मार्केट के अंतर्गत आता है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, और सेकेंडरी मार्केट में आता है शेयर मार्केट, और शेयर मार्केट में आता है एफडीआई, एफपीआई, क्यूएफआई, ये सारे सेगमेंट्स आते हैं, तो हम लोग इसे भी पढ़ के चलेंगे। इतने टॉपिक्स हैं, अगर ये कवर हो गए तो इकोनॉमी में आप, सच में कहूं, आप सिविल की इकोनॉमी कवर कर लेंगे। वनडे तो बड़ी दूर की बात है, सिविल की इकोनॉमी को आप कवर करने में सक्षम हो जाएंगे। बहुत ज्यादा मैं हवाबाजी नहीं करने की कोशिश करूंगा, लेकिन जब पेपर होंगे तब मैं आपके साथ उन प्रश्नों को जरूर साझा करूंगा कि ये मैंने आपको वनडे में पढ़ाया, अगर सिविल में मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वो कैसा होगा। ठीक है, तो यकीन मानिए 30 से 35 लेक्चर, मुझे लग रहा है 35 लेक्चर जाएगा, मैंने भले ही 25 से 30 बोला है, बट वो 30 से 35 जाएगा। ठीक है, तो चलिए, ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो हम लोगों ने आपके साथ साझा किया है, मनोज सर ने भी आपके साथ साझा किया होगा। इसका सिनॉप्सिस और इसके डिटेल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा हमारे एप्लीकेशन पे। साथ ही में पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। पॉलिटी से रिलेटेड एमसीक्यूज आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे टॉपिक्स कवर होंगे वैसे वैसे ही वो प्रश्न आपको अपडेटेड मिलने लगेंगे। क्लियर है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ये क्लासेस निःशुल्क हैं और इन्हीं के साथ ही में पूरा का पूरा आपका वो माइक्रो टेस्ट निःशुल्क है। क्लियर है, और अगर आपको लगता है नहीं हमें इससे ज्यादा प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है, हमें कुछ अच्छे प्रश्नों का चयन चाहिए जहां से कमीशन पूछता है, उसके लिए आपको बहुत ही नॉर्मल पेमेंट करना होगा, जो कि हमारे एप्लीकेशंस पर है। ठीक है, तो चलिए सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। बाकी का जो भी टॉपिक होगा वो हमारी अदर फैकल्टीज आपके साथ जो भी पढ़ाने आएगा, इसी प्रकार से 15-20 मिनट में वो पूरा का पूरा आपके साथ साझा कर देगा। क्लियर है, तो चलिए सेशन को हम लोग एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद। और खास बात है कि जो अगला टॉपिक है उस अगले टॉपिक में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।